हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, बट डेली लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। जिस तरह से हम पढ़ाई करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और उस इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसी तरह से जो इंस्टीट्यूशन पैसों में डील करता है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक हो गया हमारे पास बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और सेकंड हमारे पास हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास है बैंक्स आर गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू द पीपल। जो बैंक्स हैं ये गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होते हैं, यानी गवर्नमेंट बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड करती है, उनके पास बैंक लाइसेंस होता है। ओके। और जो हमारे पास एनबीएफसी होते हैं, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आप बोलो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप बोलो, वो भी बैंक की तरह सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट उनके पास गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड लाइसेंस नहीं होता है। ये हमारे पास हो गया पहला डिफरेंस। सेकंड हमारे पास है बैंक्स एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। नाउ जो बैंक्स होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आप बैंक्स के अंदर करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो जिसमें आप पैसे रख सकते हो। उसके बाद जब आप चाहो, जब आप डिमांड करो, तब आप वो पैसे निकाल सकते हो। आपको बैंक को कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी एटीएम में जा सकते हो, बैंक पे जा सकते हो और अपने पैसों को निकाल सकते हो। बट ये फैसिलिटी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, यानी कि आप एनबीएफसी में करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। जैसे हमारे पास एनबीएफसी है, बजाज फाइनेंस है, या हमारे पास यूटीआई म्यूचुअल फंड्स है। ठीक है, यूटीआई म्यूचुअल फंड्स बहुत ही ज्यादा फेमस है, काफी बार आप ऐड देखते रहते हो। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि यूटीआई म्यूचुअल फंड्स का एटीएम है जहां से लोग पैसे निकालते हैं, आपने कभी भी नहीं देखा होगा। सिंपल आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आपने देखना होगा कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप उसका देखो क्या इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एटीएम है या नहीं है। अगर उसका एटीएम होगा, इसका मतलब वो क्या करेगा, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। वहां पे लोगों को करंट अकाउंट होगा जहां पे वो कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एटीएम नहीं मिलेगा। ओके, तो ये था हमारे पास सेकंड डिफरेंस, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, और जहां से ये डिफर हो जाता है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व इज मैंडेटरी। जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको रिजर्व रखना मैंडेटरी होता है। जैसे बैंक्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो अपने पास एक रिजर्व रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गोल्ड। ओके, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और जो बैंक है वो रजिस्टर्ड है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, और जो हमारे पास एनबीएफसीज हैं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो ये था हमारे पास
difference between banking financial institutions and non-banking financial institutions. Hope you guys understand. अब हम थोड़ा देखेंगे बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया. इंडिया में जो सबसे बड़ा बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है. उसके बाद हमारे पास आ गया स्केड्यूल बैंक्स एंड नॉन स्केड्यूल बैंक्स. नाउ स्केड्यूल बैंक्स क्या होते हैं? वो बैंक जो रजिस्टर्ड है अंडर सेकेंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. उन बैंक्स को हम क्या कहते हैं? स्केड्यूल बैंक्स. नाउ स्केड्यूल बैंक्स अब दो टाइप्स के हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक. नाउ कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट. इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस करना, जैसे इसका नाम ही है कमर्शियल बैंक्स. उसके बाद जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स में जो भी कस्टमर होता है वो उस बैंक का ऑनर भी होता है और ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन. ठीक है. एंड दिस आल्सो प्रोवाइड्स लोन टू द स्मॉल बिजनेसेस एंड एग्रीकल्चर. हमारे पास जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स. इसी तरह से हमारे पास जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं, जैसे हमारे पास एसबीआई है. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से हमारे पास एचडीएफसी है. ओके. उसके बाद फॉरेन बैंक्स, जैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के बैंक्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं. उसके बाद रीजनल बैंक्स जो एक रीजन में, किसी पर्टिकुलर रीजन में काम करते हैं. ओके. नाउ अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट कमर्शियल बैंक्स. नाउ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which performs the function of accepting deposits from general public and giving loan for investment. कमर्शियल बैंक के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिससे कमर्शियल बैंक बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिफरेंशिएट होता है, वो हमारे पास है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन. नाउ कमर्शियल बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट क्यों करता है? बिकॉज जो कमर्शियल बैंक है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. जैसा हम जानते हैं कमर्शियल बैंक खुद से नोट्स को इशू नहीं करता है, क्रिएट नहीं करता है, वो सेंट्रल बैंक के पास पावर होती है. बट जो कमर्शियल बैंक है उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है. नाउ जब कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है तो अपने पास रख के वो करेगा क्या? वो क्या करता है? लोन देता है लोगों को फॉर इन्वेस्टमेंट, और वहां से क्या करता है? वो प्रॉफिट अर्न करता है बाय चार्जिंग द इंटरेस्ट रेट. जब वो लोन देता है जो कमर्शियल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिससे कमर्शियल बैंक को क्या होता है? प्रॉफिट अर्न होता है. दे डू बैंकिंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट. जैसा कि कमर्शियल बैंक्स का नाम ही है कमर्शियल. कमर्शियल का मतलब क्या है? बिजनेस करना. किसके लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए. एंड जो हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं, बट शॉर्ट टर्म्स लोन प्रोवाइड करते हैं. लॉन्ग टर्म लोन जनरली कमर्शियल बैंक प्रोवाइड नहीं करता है. उसके बाद जो भी कोई कस्टमर होगा किसी कमर्शियल बैंक का, जब वो कमर्शियल बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करता है, जो बैंक है वो उसके ऊपर उस कस्टमर को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है. बट जो वो इंटरेस्ट डिपॉजिटर को देता है वो बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू जो बैंक चार्ज करता है जब बैंक से कोई पैसे उधार लेता है. और जो इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर करता है अपने कस्टमर को कि आओ आप मेरे पास पैसे डिपॉजिट करो, मैं ये आपको इंटरेस्ट रेट दूंगा, उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं? बोरोइंग रेट. ओके. और जो रेट बैंक चार्ज करता है जब बैंक से कोई पैसे लेता है उसको हम क्या कहते हैं? लैंडिंग रेट. याद रखा आपने. बोरोइंग रेट क्या हुआ? जब कोई कस्टमर बैंक के अंदर पैसे जमा करता है, बैंक उसको इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है और उस रेट को हम कहते हैं बोरोइंग रेट. उसके बाद जब कोई कस्टमर बैंक से लोन लेता है और जो बैंक है वो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको हम कहते हैं लैंडिंग रेट. यहां पे आपने याद रखना है जो बोरोइंग रेट है, ठीक है, जो बोरोइंग रेट है वो हमेशा कम होता है
एज कंपेयर टू लैंडिंग रेट। और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वही कमर्शियल बैंक प्रॉफिट अर्न करता है, और उस प्रॉफिट को हम कहते हैं सेपरेट। व्हाट इज सेपरेट? सेपरेट इज द डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट एंड लैंडिंग रेट। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हम उसको सम अप करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं द बैंक बोरोज टू लैंड। अगर आपको कोई कहे आप बताओ जितने भी कमर्शियल बैंक्स फंक्शन परफॉर्म करता है उसको आप एक सेंटेंस में बताओ, तो एक सेंटेंस में आप कैसे बताओगे? द बैंक बोरो टू लैंड। बैंक जो है बारो क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू लैंड। नाउ जो हमारे पास फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक्स के, उनको हमने जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। उसके बाद जो फंक्शन बचते हैं उनको हम डालते हैं अदर फंक्शंस कैटेगरी में। अब हम वन बाय वन करके सारे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में हमारे पास बैंक के दो फंक्शन हैं। पहला हमारे पास हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा हमारे पास हो गया एडवांसिंग लोन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के बारे में। जो बैंक है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ करंट, सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट। बैंक ये सब एक्सेप्ट क्यों करता है? बिकॉज वी नो दैट कमर्शियल बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। नाउ डिपॉजिट किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? डिमांड डिपॉजिट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है और सेविंग डिपॉजिट हो सकता है। नाउ डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? इफ अ डिपॉजिटर डिपॉजिट्स मनी इन द बैंक इन करंट अकाउंट। जब एक डिपॉजिटर जो कस्टमर होता है एक कमर्शियल बैंक का, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, जब आप जो बैंक है उसके करंट अकाउंट में पैसे जमा करोगे, उसके बाद जब आप चाहो, जब भी आप डिमांड करो, आप वो पैसे निकाल सकते हो। उसी को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और जो डिमांड डिपॉजिट है यहां पे आपको चेक्स भी मिलते हैं, आप थ्रू चेक भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो और आपको कोई भी नोटिस बैंक को देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ डिपॉजिट हमारे पास है फिक्स डिपॉजिट, या इसको हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट। दीज आर डिपॉजिट्स फॉर फिक्स टर्म। जैसा कि इसका नाम ही है फिक्स, ये फिक्स डिपॉजिट होते हैं और इनका जो वेरी होता है, इनका जो टाइम होता है वो वेरी करता है, चेंज करता है। जैसे फ्यू डेज के लिए भी कोई डिपॉजिट कर सकता है और फ्यू ईयर्स के लिए भी कोई डिपॉजिट कर सकता है। ओके। और जो डिमांड डिपॉजिट है यहां पे बैंक कोई भी इंटरेस्ट आपको ऑफर नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो बहुत ही ज्यादा कम एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट बैंक आपको ऑफर करती है, बैंक आपको प्रोवाइड करती है, वो काफी ज्यादा हाई होता है। बट यहां पे आपको थ्रू चेक्स आप यहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। नाउ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फिक्स डिपॉजिट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स हैं इनको आप कभी भी निकाल सकते हो और यहां पे भी आप चेक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बट यहां पे क्या करता है जो बैंक है ना, वो कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको आपके ऊपर लेवी करता है। जैसे अब बैंक में एलो 4 और 5 चेक्स इन अ मंथ। आप एक मंथ में सिर्फ 4 to 5 बार क्या कर सकते हो? थ्रू चेक ट्रांजैक्शन कर सकते हो या बैंक से आप पैसे निकाल सकते हो। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं किसमें? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में। और जो इंटरेस्ट है यहां पे भी जो बैंक है वो इंटरेस्ट आपको ऑफर करती है, बट ये भी बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में बहुत ही ज्यादा कम और निग्लिजिबल इंटरेस्ट बैंक आपको ऑफर करती है, उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको किसमें मिलेगा? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स में। और सबसे ज्यादा आपको कहां पे मिलेगा? फिक्स डिपॉजिट में। तो ये था हमारे पास एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो कमर्शियल बैंक है वो किस तरह से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांसिंग लोन। किस तरह से बैंक अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करता है।
नाउ बैंक लोन क्यों प्रोवाइड करता है? बिकॉज मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट, जहां से प्रॉफिट अर्न करती है, वो हमारे पास है लोन। अगर बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करेगी तो फिर उसको प्रॉफिट कहां से आएगा? ठीक है, प्रॉफिट तब आता है जब वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, जब इंटरेस्ट तब चार्ज करेगी जब वो लोन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगी। नाउ बैंक किस तरह से लोन प्रोवाइड करती है कस्टमर को, वन बाय वन करके हम ये सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नाउ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसी के लिए अवेलेबल होती है जिसका किसी बैंक में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट हो। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बाय एन एग्जांपल। लेट अस सपोज दैट एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और उसका किसी बैंक में करंट अकाउंट, लेट अस सपोज दैट एसबीआई में करंट अकाउंट ओपन है। ठीक है, और ये जो बिजनेसमैन है ना, ये ज्यादातर अपनी ट्रांजैक्शन थ्रू चेक्स ही करता है। ठीक, अब ये जो बिजनेसमैन है ये अपने बैंक के पास जाता है और उनको कहता है अगर कभी कभार मेरे अकाउंट में पैसे कम होंगे और मैंने चेक ज्यादा इशू किया होगा, आप अपने तरफ से वो पैसे फुलफिल करो, मैं आपको पैसे बाद में दूंगा। ठीक है, बैंक क्या करता है, इसके अकाउंट को देखता है और देखता है ऑन एन एवरेज इसके अकाउंट में कितने पैसे रहते हैं, इस बिजनेसमैन का, इस कस्टमर का बैंक के साथ कैसा रिलेशनशिप है। अगर एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट ऑन एन एवरेज इसके अकाउंट में रहता होगा, बैंक जो है वो एग्री करता है और एक लिमिट फिक्स कर देता है कि इतने तक मैं अपनी तरफ से पैसे दे सकता हूं। नाउ अब हम इसको एक एग्जांपल देकर समझते हैं। लेट अस सपोज दैट बी एक बिजनेसमैन है और इसने ए से माल खरीदा। ठीक है, इससे क्या किया, इसने माल खरीदा। ठीक, और ये जो माल खरीदा ये 10,000 रुपए का है। अभी जो बी है ये ए के नाम पे क्या करेगा, चेक काटेगा और देगा इसको 10,000 रुपए। ठीक, बट बी के अकाउंट में सिर्फ है 8,000 रुपीज। कितने हैं, सिर्फ 8,000 रुपीज। जब ए चेक लेके बैंक के पास जाएगा तो बैंक देखेगा भाई बी के अकाउंट में सिर्फ 8,000 है, तो बैंक क्या करेगा, ये अपनी तरफ से इसको 2,000 देगा और जो ए है इसके पूरे 10,000 कर देगा। अब बैंक क्या करेगा, 8,000 बी के अकाउंट से काटेगा। ठीक है, यानी उस बिजनेसमैन के अकाउंट से काटेगा और 2,000 अपनी जेब से ए को दे देगा और ए के पैसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बैंक है जो इसने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा और इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है कैश क्रेडिट लोन, जिसको हम सीसी लोन भी कहते हैं। कैश क्रेडिट लोन एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जिसको बैंक सिर्फ कंपनीज या बिजनेसमैन को प्रोवाइड करती है। अब ये कैश क्रेडिट लोन कैसे होता है, किस तरह से वर्क करता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। लेट अस सपोज दैट ये कोई सीमेंट की फैक्ट्री है और ये कोई शॉपकीपर है। ठीक है, शॉपकीपर क्या करता है, इस सीमेंट फैक्ट्री को ऑर्डर करता है कि आप मेरे लिए 300 बैग सीमेंट भेज दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा 15 डेज के बाद। ठीक है, अब ये इसको सीमेंट भेज देता है और यहां पे सीमेंट पहुंच जाता है। जब यहां पे सीमेंट पहुंच जाते हैं, कुछ लोग सीमेंट खरीदने के लिए आते हैं, कुछ लोग इससे कैश में सीमेंट खरीदते हैं जो हमारी तरह होंगे, आपकी तरह होंगे। बट कुछ लोग क्या कहते हैं इससे कि आप हमें सीमेंट दे दो, हम आपको 1 महीने के बाद पैसे दे देंगे। कुछ होते हैं जो कहेंगे इसको कि हम 1 साल के बाद आपको पैसे देंगे। बट अब इसने इसके साथ एक जबान की है, एक एग्रीमेंट किया है कि यार मैं आपको 15 डेज में पैसे दे दूंगा। अगर ये इसको 15 डेज में पैसे नहीं देगा, नेक्स्ट टाइम फैक्ट्री वाला इसको सीमेंट नहीं बेचेगा, जिससे इसकी दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है, अब दुकान को बंद होने से बचाने के लिए इसका जो वर्किंग कैपिटल है जिससे इसकी दुकान चलेगी, उसको मेंटेन करने के लिए ये जो शॉपकीपर है ये किसी से उधार लेगा। लेट अस सपोज दैट इसके पास एक ही ऑप्शन है और वो है बैंक। ठीक है, अब ये जो शॉपकीपर है ये बैंक के पास चला जाता है और उसे कहता है आप मुझे लोन दे दो, मेरे उधार हैं आगे, जब वो मुझे पैसे दे देंगे मैं आपको पैसे दे दूंगा,
इस वक्त मुझे रिक्वायरमेंट है, कुछ मेरे पास कैश है और कुछ आप मुझे दे दो और मैं इस फैक्ट्री वालों को पैसे दे दूंगा। ठीक है। नाउ अभी जो बैंक वाला है ये देखता है कि इस शॉपकीपर के पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है, कितनी मशीनरी है, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है। उसी हिसाब से ये जो बैंक है ये इस शॉपकीपर को लोन दे देता है और जो गिरवी है, जो सिक्योरिटी है, या प्रॉपर्टी रखेगा या कुछ एसेट रख देगा। ठीक है। उसके बाद क्या करता है, जब बैंक इसको पैसे दे देता है और ये इसको पैसे दे देता है, उसके बाद जब लोग हैं ये शॉपकीपर को पैसे देते हैं और ये इसको भी जो उधार है वो चुका देता है। इसी लोन को हम कहते हैं कैश क्रेडिट लोन, या इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, यानी दुकान चलाने के लिए जो इसको रिक्वायरमेंट है, जो इसको जरूरी है। ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है डिमांड लोन। नाउ डिमांड लोन क्या होता है, a loan which can be recalled on demand is called demand loan. Now जिस तरह से हम बैंक के अंदर क्या रखते हैं, डिपॉजिट रखते हैं, डिमांड डिपॉजिट, और जब हमें मर्जी आए तब हम वो पैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह से डिमांड लोन क्या होता है, वो भी किसकी तरह होता है, डिमांड डिपॉजिट की तरह। बैंक उसको कभी भी रिकॉल कर सकता है। देखिएगा अब ये जो इसके रिलेशन बैंक के साथ अच्छे नहीं है, वो फटाफट से कस्टमर को बोलेगा फटाफट से मेरे पैसे क्या कर दो, वापस कर दो। ठीक है। जो डिमांड लोन है इसकी कोई भी मैच्योरिटी नहीं होती है, यानी ये फिक्स नहीं होता है कि आपने 1 साल के बाद वापस करना है या 2 साल के बाद, या जो भी है कोई नहीं होता है। सिंपल, जब भी बैंक कहे आप मेरे पैसे वापस दो तो फटाफट से हमने वो पैसे वापस कर देने हैं। ठीक है। और जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो होल अमाउंट पे, जितना अमाउंट बैंक ने दिया होगा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड लोन, उसी के ऊपर, पूरे लोन के ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट टर्म्स लोन। शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिए जाते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कैश क्रेडिट लोन, ये भी क्या है हमारे पास, एक शॉर्ट टर्म लोन है। या हम लेते हैं कार लोन, हाउसिंग लोन। ठीक है, ये बहुत ही फेमस लोन है। ये सारे क्या है, शॉर्ट टर्म लोन, जो कि एक बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, बिजनेसमैन को, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांसेस और लोन जो एक बैंक प्रोवाइड करता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है वो है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, या हम इसी को कहते हैं हंडीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम मनी एंड कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे वहां पे भी ये कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, इसलिए पूरे ध्यान से इसको समझिएगा। अब ये डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसको मैं यहां पे एक एग्जांपल देके समझाता हूं। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक सेलर है और ये हमारे पास एक बायर है। अगर इस बायर ने आउट ऑफ कंट्री से चीजें खरीदी हैं, मंगवाई हैं, इसी को हम कहेंगे इंपोर्टर। और अगर इस सेलर ने आउट ऑफ कंट्री चीजों को बेचा है, सेल किया है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्टर। नाउ लेट अस सपोज दैट इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें इस बायर ने इस सेलर से कुछ चीजें खरीदी, बट ये जो बायर है ना इसके पास देने के लिए पैसे नहीं है। अब ये जो सेलर है ये क्या करेगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट करेगा, बनाएगा। ठीक है। नाउ जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्राफ्ट करता है सेलर, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रायर कहते हैं। ठीक है। नाउ उस बिल ऑफ एक्सचेंज में वो क्या ड्राफ्ट करेगा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज में वो लिखेगा कि आपको मुझे कितने पैसे देने हैं और आप मुझे पैसे कब दोगे। ठीक। अब ये जो बायर है ये उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करती है, इसीलिए इस बायर को हम कहते हैं ड्राई। ठीक है। जब ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर क्या करती है, ये दस्तखत कर देती है। ठीक है। जब दस्तखत करती है उसके बाद ये इसको लौटा देती है। बट अब ये जो सेलर है इसको भी इमीडिएटली पैसों की रिक्वायरमेंट है। लेट अस सपोज दैट इसने इसको कहा मैं आपको पैसे दूंगी 90 डेज के बाद, यानी जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज का मैच्योरिटी पीरियड है वो 90 डेज है, बट इसको भी रिक्वायरमेंट जल्दी है। ये क्या करेगा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करेगा बैंक के पास
बैंक को कहेगा आप मुझे इसके बदले में पैसे दे दो। लेट अस सपोज दैट उस बिल के ऊपर लिखा है 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब ये जो बैंक है ये क्या करेगा, ये इसको कहेगा मैं आपको 90,000 रुपए दे दूंगा और 10,000 मेरी कमीशन हो गई। ठीक है, अब इस बैंक ने जो कमीशन काटी इसी को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये बैंक जो है 90,000 रुपए इसे दे देता है और जब ये मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है, यानी जिस टाइम के लिए इस बायर ने कहा था कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, वो जो है इस बैंक को पैसे दे देता है। ठीक है, और इसे सब सिस्टम को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज या हंडीज। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि एक कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल कब होता है, जब बायर और सेलर काफी ज्यादा दूर रहते हैं, मे बी एक दूसरी कंट्रीज में रहता है, जैसे जो बायर है वो इंडिया में रहता है और ये जो सेलर है ये चाइना में रहता है। इन दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है। ये इस सेलर से चीजें खरीदना चाहता है बट ये सोचता है यार अगर मैं इसको पहले पैसे दे दूंगा मे बी पॉसिबल ये मुझे चीजें ना भेजे। इसी तरह से ये जो सेलर है ये सोचता है अगर मैं इस सेलर को चीजें बेच दूंगा उसके बाद मे बी पॉसिबल ये मुझे पैसे न दे। उस टाइम पे आता है फिर बैंक का सीन। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे फंक्शन करता है इसको हम यहाँ पे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लेट अस सपोज दैट ये एक बायर है यानी एक इंपोर्टर है, ये रहता है इंडिया में और ये रहता है चाइना में। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। ये सेलर इसको कहता है मैंने आपसे इतनी चीजें खरीदनी है, ये कहता है भाई ठीक है आप खरीदो। उसके बाद क्या करता है, ये जो बायर है ये अपने बैंक के पास चला जाता है। ठीक है, और उसको बोलता है आप जो है लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करो, यानी एक एप्लीकेशन देता है लेटर ऑफ क्रेडिट की। ठीक, अब ये जो बैंक है जो इसका अपना बैंक है इसको हम कहते हैं इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक। ठीक, अब ये जो बैंक है ये क्या करता है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट को फॉरवर्ड करता है किसको, कॉरस्पॉन्डिंग बैंक यानी जो एक सेलर का बैंक होता है। ओके, अब ये जो बैंक है ये इस लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी चेक करता है। इसके ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी प्रोडक्ट्स लिखी होती हैं कि मैंने कौन कौन सी चीजें खरीदनी है, उन सब को अच्छे से चेक करता है। उसके बाद इस सेलर को भेज देता है। ठीक, अब जब इस जो ये सेलर है उस लेटर ऑफ क्रेडिट को देखता है, इसको थोड़ा भरोसा आता है और ये चैन की सांस लेता है। ठीक है, अब यहां पे बैंक्स इन्वॉल्व हो गए, इसको ट्रस्ट आ जाता है कि भाई मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अब ये जो सेलर है ना ये चीजें भेज देता है, चीजें शिप कर देता है। तो यहां से चीजें निकल गई बट अभी इसके पास चीजें नहीं पहुंची बिकॉज ये काफी ज्यादा दूर है। चाइना से इंडिया में एक ही दिन में चीजें थोड़ी ना आएंगी। ओके, उसके बाद ये जो सेलर है जब ये चीजें बेच देता है, ये जो शिपिंग बिल्स है वो लेके और जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो लेके किसके पास आ जाता है, इस बैंक के पास आ जाता है। ठीक है, और इस बैंक से कहता है भाई आप मुझे पैसे दे दो। अब ये जो बैंक है ये अच्छे से जो शिपिंग बिल्स है उनको चेक करता है, प्रॉपरली देखता है क्या इसने सच्ची में चीजें शिप की हैं या नहीं की हैं अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट और जो बिल इसने लाए हैं। ठीक है, जब ये सारा सही होता है बैंक इसको अपनी तरफ से पैसे दे देता है। ओके, उसके बाद क्या करता है, ये जो बैंक है ये उन बिल्स को, पूरे डॉक्यूमेंट्स को और लेटर ऑफ क्रेडिट को इस बैंक को भेज देता है। ठीक है, ये जो मैंने यहां से ये डॉक्यूमेंट्स वाली लाइन बनाई है इस बैंक को भेज देता है और ये जो बैंक है ये इस अपने कस्टमर को भेज देता है और उसको कहता है आप अच्छे से इनको चेक करो क्या आपको चीजें अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट मिली है या नहीं मिली है। जब ये चेक करता है, वेरीफाई करता है, इसको सारी चीजें अपने हिसाब से मिल गई हैं, ये इस बैंक को क्या करता है, पैसे दे देता है। ठीक है, उसके बाद ये जो बैंक है ये इसको भी इस वाले बैंक को पैसे दे देता है और इसने ऑलरेडी इसको पैसे दे दिए हैं। ठीक है, इस केस में, इस प्रोसेस में ये जो बैंक्स हैं कुछ कमीशन चार्ज करते हैं
और इसी सारे फंक्शन को, इसी सारे सिस्टम को हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। एक बार मैं फिर समझाता हूं। लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल कब होता है? जब बायर्स और सेलर काफी ज्यादा दूर रहते हैं, मे बी पॉसिबल बहुत ज्यादा दूर दूर सिटी में रहते हैं, या एक दूसरी कंट्री में रहते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी इंडिया और चाइना की। अब इनके बीच में ट्रस्ट नहीं है, या आपस में चीजें खरीदते हैं, ये एक एग्रीमेंट करते हैं। उसके बाद जो सेलर, सॉरी जो बायर है, वो एक बैंक, अपने बैंक के पास चला जाता है, उसको एप्लीकेशन फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट दे देता है। ओके, उसके बाद ये इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक इस बैंक को फॉरवर्ड करता है, जो कि एक सेलर का अपना बैंक होता है। ठीक, अब ये उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करता है, कौन कौन सी चीजें हैं, नाम वगैरह सब सही है या नहीं है। उसके बाद इसको फॉरवर्ड करता है। जब इसके पास वो लेटर ऑफ क्रेडिट पहुंच जाता है, यानी सेलर के पास लेटर ऑफ क्रेडिट पहुंच जाता है, उसको चैन की सांस मिलती है, वो खुश हो जाता है, अब मेरे पैसे कहीं नहीं जाने वाले। तो ये फटाफट से चीजें शिप कर देता है। अभी चीजें इसके पास नहीं पहुंची होती हैं, ये वो शिपिंग बिल्स और लेटर ऑफ क्रेडिट इस बैंक को दे देता है, उसको कहता है आप इनको चेक करो और मुझे पैसे दे दो। अब ये जो बैंक है, ये चेक करता है लेटर ऑफ क्रेडिट पे कौन कौन सी चीजें मंगवाई गई थी और शिपिंग बिल्स पे क्या क्या चीजें हैं, और चेक करता है सही में चीजें शिप हुई हैं या नहीं है। ठीक है, ये सब करने के बाद ये इसको पैसे दे देता है, और ये उन डॉक्यूमेंट्स को आगे फॉरवर्ड करता है, ये बैंक इसको फॉरवर्ड करता है। ये जब सब सही होता है, पैसे दे देता है इस बैंक को, उसके बाद ये बैंक इस बैंक को पैसे दे देता है। तो इसी सारे सिस्टम को हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ आ रही है, मजा आ रहा है इन सारे पिक्चर्स को देख के, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, अगर आपको ये सब पसंद है तो प्लीज आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एजेंसी फंक्शन। नाउ कमर्शियल बैंक एक एजेंट की तरह भी अपने कस्टमर के लिए परफॉर्म करता है। अब ये एजेंसी फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है? फर्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है कलेक्टिंग चेक। जो बैंक है वो ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर जो चेक्स हैं उनको कलेक्ट करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, जो अभी हमने पढ़ा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, उनको भी कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। और किसके थ्रू करता है? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, जिसको जब मैंने रूल ऑफ आरबीआई डिस्कस किया था, वहां पे मैंने डिटेल में ये डिस्कस किया है। ठीक है, ये हो गया पहला काम। सेकंड, कलेक्टिंग इनकम। जो कमर्शियल बैंक है वो ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर इनकम कलेक्ट करता है, डिविडेंड। जो शेयर होल्डर्स के बीच में प्रॉफिट तकसीम होता है उसी को हम कहते हैं डिविडेंड, उसको कलेक्ट करता है। पेंशन, सैलरी, रेंट, ये सब इनकम जो है कमर्शियल बैंक कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। उसके बाद पेइंग एक्सपेंसेस। हम बहुत सारे एक्सपेंसेस थ्रू कमर्शियल बैंक पे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद टेलीफोन, या हम पानी का बिल देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, और भी बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं हम थ्रू कमर्शियल बैंक पे करते हैं। लास्ट हमारे पास है ट्रांसफरिंग फंड्स, और विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक हम एक बैंक से दूसरे बैंक फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय मींस ऑफ ड्राफ्ट, या आप बैंक में जाके ट्रांसफर कर सकते हो, या आप घर बैठो अपने मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। कुछ जो बैंक है कुछ जनरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कस्टमर को। फर्स्ट हमारे पास हो गया प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी। जो कमर्शियल बैंक है वो अपने कस्टमर्स को लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जहां पे जो वैल्यूएबल आइटम्स होती हैं कस्टमर की वो उन लॉकर्स में रखती हैं, और काफी ज्यादा वो सेफ होते हैं, जैसे ज्वेलरीज हो गया, शेयर्स, डिबेंचर, ये सारे कहाँ रखते हैं? जो कस्टमर है वो उन लॉकर्स में रखते हैं, उसके बदले में वो कुछ फी पे करते हैं। सेकंड हमारे पास है इशूइंग ट्रैवलर चेक्स। नाउ जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने कस्टमर को ट्रैवलर चेक इशू करते हैं जब वो कभी कभार ट्रैवल करते हैं आउटसाइड द कंट्री, और ये जो ट्रैवलर चेक्स हैं ये काफी सेफ होते हैं, इससे जो मनी है वो कहीं खोने का या लुट जाने का खतरा नहीं रहता है। नेक्स्ट हमारे पास हो गया डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। जो कमर्शियल बैंक है वो अपने कस्टमर को, जो कस्टमर बिजनेसमैन होते हैं, उनको फॉरेन एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं,
जब वो कभी कभार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनको फॉरेन करेंसीज की जरूरत पड़ती है, ये सब कमर्शियल बैंक करता है। बट इसके लिए कमर्शियल बैंक को आरबीआई की परमिशन चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जो कमर्शियल बैंक है वो ऑफर करता है ये फैसिलिटीज अपने कस्टमर को। जो सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज क्या होती है? एक कागज का टुकड़ा होता है जहां से आप पैसे कमा सकते हो, उसमें कोई ऑनरशिप लिखी होती है, जैसे शेयर्स का कुछ लिखा होगा। ओके, तो जो हमारे पास कमर्शियल बैंक है वो सिक्योरिटीज को सेल भी करता है और बाई भी करता है। प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन के अलावा बैंक कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जैसे बैंक कलेक्ट एंड पब्लिश स्टैटिक्स रिलेटिंग टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो बैंक है वो स्टैटिक कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिलेटिंग टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिससे बिजनेसमैन को काफी ज्यादा फायदा होता है। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आज का टॉपिक यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।